भारत की प्राचीन सभ्यता का श्रेष्ठतम उदाहरण है वडनगर। इतिहास और संस्कृति की धरोहर है वडनगर। बौद्ध से लेकर जैन धर्म का संगम है वडनगर। कीर्ति तोरण से लेकर हाटकेश्वर और तानारीरी से लेकर शर्मिष्ठा का ऐतिहासिक शहर है वडनगर। कहते हैं इतिहास को केवल पढ़ा और लिखा नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। तो चलिए 2500 साल से अविरत इस ऐतिहासिक शहर वडनगर के सफर में। प्राचीन काल में वडनगर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समृद्धि की वजह से यह नगर बहुत प्रसिद्ध रहा था। यह एक श्रृंगारपूर्ण और वैभवपूर्ण नगर था। कंद पुराण के अंदर कई खंड हैं, उसमें छठा और सातवां खंड जो है वो गुजरात से रिलेटेड है, जबकि पहला खंड हिमालय के केदार और बद्री से रिलेटेड है। तो एक भौगोलिक इतिहास, उस समय के जो विजयी राजा रहे होंगे उन्होंने जो इतिहास लिखवाया, उसमें उनके भूखंड में आने वाला साम्राज्य जो था उसको पुराणों में तीर्थ स्थानों के रूप में उस शहर की व्याख्या के रूप में लिखा और उसमें अनेकों कथाएं लिखी। कई शहर जो है आगजनी से या अटैक से लोग छोड़ के चले जाते हैं, कई बार सूखा पड़ने से छोड़ जाते हैं। वडनगर में ऐसा कोई भी हमें ऐसा एविडेंस नहीं मिला है। इससे लगता है कि जो लोगों ने वहाँ पर बसाया वो ऐसे विजनरी थे कि अभी तक भी वडनगर जो है सेल्फ सफिशिएंट है। अर्थक्वेक जैसे इवेंट्स आते हैं तो टिपिकली देखा जाता है कि लोग स्थलांतर हो जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, लेकिन ये जगह से नहीं किया है, वो वहीं पे रहे हैं। और एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ से ये भी मिली है कि उन्होंने अपने जो घर बनाते हैं उसके पैटर्न में चेंज कर दिया था। उन्होंने जो टिपिकली ब्रिक्स की जो दीवार बनती थी वहाँ पे एक पूरा रो निकाल के वहाँ पर एक बाम्बू लगा दिया था। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, सपोर्टिव माना जाता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग के फॉर्म में। अलेक्जेंडर ने ऐसा सोचा कि मैं दुनिया को अपने मुट्ठी में ले लूं और दुनिया पर जीत पे, दुनिया मीन्स इंडिया। ही हैड कम टू, वो भारत में उसने चढ़ाई की तो वो सफ़र नहीं हुए और पीछे चला गया और बाद में रास्ते में जाते जाते वो मर भी गए। तो उसका जो लड़का था सेल्यूकस किंग ऑफ ग्रीक किंग, सोचा कि मेरा पिता तो नहीं हो सके मगर मैं भारत को कब्जे में कर लूँ, तो वो इधर आया। एट दैट टाइम कौटिल्य जो छोटे छोटे राज्य थे और छोटे छोटे राज्य को इकट्ठा करके चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में रखे और उसने सेल्यूकस को हराया। तो सेल्यूकस को हराया तो सेल्यूकस ने इधर मेगास्थनीस नाम का अपना एल्ची एक रखा और यहाँ उसके पास जो इंटेलिजेंट कम्युनिटी थी उसको भी इधर रख के गया और जो लड़ाई में निष्णात कम्युनिटी थी वॉरियर्स उसको भी इधर रख के गया कि भाई तुम इधर से यहाँ से कुछ युद्ध कला सीखो और तुम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वहीवट कैसा चलाना वो सीख लो। तो वो चला गया। तो एट दैट टाइम दैट ग्रीक प्रजा हैड कंप्लेंट, वो जो पाटलिपुत्र में रहती थी उसने कंप्लेंट किया कि हमें अनुकूल नहीं है, तो वो उसको गुजरात में भेज दिया एडमिनिस्ट्रेटर को नियर हाटकेश क्षेत्र, और जो दूसरा था वॉरियर्स उसको सौराष्ट्र भेज दिया। यही बात है। इसलिए तो वो क्या है कि जॉर्डन के, इज़राइल के, इसके सब जहाँ से आए थे वो एडमिनिस्ट्रेटर अपने सैन्य में बढ़ते करते थे, तो उसके नाक नक्शी जो है बॉडी वो सब तरह तरह के होते हैं। दैट वाज नोन एज नागर कम्युनिटी एंड सिंस देन नागर कम्युनिटी इज रिसाइडिंग इन वडनगर। वडनगर वैसे तो हाटकेश्वर टेम्पल और नागर ब्राह्मण के बारे में ज़्यादा जानते हैं। नागर जो होते हैं वो वडनगर के, ज़्यादातर वडनगर के हैं और उनको नागर इसलिए कहा जाता है कि संस्कृत में एक कहावत है कि नगरे वस्ती इति नागराहा, जो नगर में बसता है उसको नागर कहा जाता है। उनकी अलग ट्रेडिशन है, अपने रीति रिवाज है, अपनी कस्टम्स है, इसलिए उनको नागर कहा जाता है। और नागर जो है वो 3 बातों के लिए जाने जाते हैं। एक है वो बरसी मीन्स भाला, दूसरा है वो कड़सी मीन्स वो जिससे वो रसोई बनाता है, और तीसरा जो है वो कलम। ये 3 के बारे में वो जाना जाता है। तीनों में वो एकदम एक्सपर्ट्स होते हैं, इसलिए उनको नागर कहा जाता है। हमारे लिंग पुराण में भी एक श्लोक है कि आकाश में तारक नाम का लिंग है, पाताल में हाटकेश नाम का लिंग है और मृत्युलोक यानी उज्जैन में महाकाल का लिंग है। ये 3 आद्य लिंग है। तो ये हाटकेश्वर पृथ्वी पे पहला अगर लिंग की पूजा हुई है तो ये हमारे हाटकेश्वर है। इनिशियल फेज में इन द पार्ट ऑफ गुजरात और वडनगर
वहाँ पे वार्म एंड ह्यूमिड फेज था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत अच्छी हो रही थी। ये मृदभांड इतने महत्वपूर्ण है, इवन हुएन संग की चित्र बना है उसमें भी रेड पॉलिश वेयर का एक स्प्रिंकलर कैरी यानी सुरई दिखाया गया है, चित्रों में दिखाया गया है। इवन भगवान बुद्ध के जो बोधिसत्वस के जो स्कल्पचर्स बनाए गए हैं उसमें भी उसको स्थान दिया गया है। तो महत्वपूर्ण पात्र के यहाँ पर भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। तानसेन ने जब दीपक राग गाया तो दीपक राग गाने से गाने वालों के शरीर में भी आग जैसी फीलिंग होती है। ये तानसेन पूरे भारत में घूमते घूमते वडनगर में आया और वडनगर में शर्मिष्ठा तालाब पर पहुंचा, तो वहाँ उन्हें पता चला कि यहाँ ताना और रीरी है, ये मल्हार राग गा सकती है। तो पहले तो ताना रीरी ने थोड़ा मना किया, लेकिन उनके समझाने के बाद ताना रीरी ने हाँ बोली और ताना रीरी ने दोनों बहनों ने ये राग गाया। उमड़ घन गगन आयो रे, उमड़ घन गगन आयो रे, गरजे बादल बिजली चमकत बरसत झुम 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 जिया डर भावे। उमड़ घन गगन उमड़ घन उमड़ घन वडनगर का जो ये नाम है जिसको हम कहते हैं चमत्कारपुर और आनंदपुर, अनर्थपुर, एक्चुअली ये पहले है पुराणों में है। खास करके जो पुराण जो है आपका स्कंद पुराण का नागर खंड है उसमें ये सारे नाम है। उसमें चमत्कारपुर तो लगता है कि वो सबसे अर्ली नाम मानते हैं कि पुराना होगा, कि जहाँ पर जैसे क्योंकि आपको जब किसी नगर को लोगों स्थान ढूंढना है तो आप देखेंगे कि भाई एक ऐसे जगह चाहिए कि जो बहुत फर्टाइल भी हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, आपके जो रिसोर्सेज हों वहाँ पर, चाहे फॉरेस्ट के हों या एग्रीकल्चर हो या एनिमल का हो, फौना फ्लोरा, मतलब अच्छा है वडनगर का। और मैंने उस पर काम भी किया है। अर्बन सेंटर को हम पुर कहते थे और जनरली ये अर्बन सेंटर धार्मिक स्थान हुआ करते थे पुराने समय में, क्योंकि लोगों के मन में आकर्षण होता था, उन्हें टूरिज्म के लिए जाना होता था तो वो इस स्थान को जाते थे। तो जो इतिहास लिखा जाता था वो बड़े शहरों को जब राजा जीत लेते थे तो वो इतिहास लिखा जाता था। तो पुराण और कुछ नहीं है, पुराने कालखंड में इतिहास को लिखने का और उसको रोचक तरीके से कथा के रूप में लिखने का एक प्रावधान है। वडनगर का जो रेफरेंस है वो महाभारत और रामायण भी मिलता है। डॉक्टर हरजीवन सुथार जो बेसिकली वडनगर के हैं और वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट गुजरात यूनिवर्सिटी में अभी हेड है, तो उन्होंने लिखा है कि महाभारत और रामायण में भी दो श्लोक ऐसे हैं जो रेफरेंस देते हैं कि वडनगर उस समय था। दूसरा हमारा जो स्कंद पुराण है, तो स्कंद पुराण में एक पूरा प्रकरण, एक पूरा चैप्टर है जिसका नाम है नागरखंड, उसमें पूरा वडनगर के बारे में बताया हमें। दूसरा ये भी है जो यहाँ कपिला नदी जो बह रही है सोमनाथ टेम्पल के बगल में, ऐसा भी माना जाता है कि वहीं स्कंद पुराण की रचना हुई थी। दूसरा याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे उनका जन्मस्थान भी वडनगर है। ऋषियारा जो है, ऋषियारा के बगल में ही उनका जन्म हुआ था। आज भी पूरे भारत से महावद पांचम के दिन जो ब्राह्मण आते हैं वहाँ यज्ञ करते हैं और याज्ञवल्क्य की स्मृति के रूप में वहाँ यज्ञ करते हैं और उनकी जयंती भी मनाते हैं। वडनगर जो है आप उसको ऐसे समझिए कि आज गुजरात का जो वडोदरा शहर है उसका अर्थ हुआ कि वड मतलब तत्सम तद्भव की भाषा में वट माने बरगद का पेड़, वो तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द जो है वो वड है। बोलचाल की भाषा में हम वट को वड बोलते हैं। तो बरगद के पेड़ का इतिहास है कि बरगद का पेड़ के नीचे बैठे लोग जो हैं वो बुजुर्ग लोग होते हैं और उनके पास विजडम होती है, उन्हें बुद्धि की प्राप्ति होती है, उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। तो एक ऐसा शहर जहाँ ज्ञानी लोग बसते हैं, बुद्धिमान लोग बसते हैं, ऐसे शहरों को उस कालखंड में या तो वडोदरा या इस प्रकार के नाम वडनगर जैसे नाम दिए गए। कारण ये था कि यहाँ के जो लोग थे वो कला, साहित्य, व्याकरण, गणित और विज्ञान इन चीज़ों में महारथी थे।
तो जब भी किसी राजा को रिक्रूट करना होता था अपने शासनकाल में, कोई योग्य सेनापति, कोई योग्य प्रधानमंत्री, कोई योग्य नर्तकी, कोई योग्य कलाकार, तो वो कहाँ मुख करेगा? रिक्रूटमेंट सेंटर कहाँ होगा? उस राज्य की राजधानी या उस राज्य का कोई एक ऐसा स्थान जहाँ से मैं एक टैलेंटेड व्यक्ति को हायर कर सकूँ मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो वडनगर एक ऐसा सेंटर हुआ करता था जो उस पॉइंट ऑफ टाइम में देश की, मैं कह सकता हूँ, सांस्कृतिक राजधानी जैसा था। आंध्र प्रदेश भी अलग अलग समय पर अलग अलग प्रदेश के लिए यूज़ हुआ है। उत्तर गुजरात के लिए भी आंध्र प्रदेश बोला गया है और सौराष्ट्र के उत्तर भूमि को भी आंध्र प्रदेश बोला गया है। आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल टाउन था, जो राजधानी थी, ये वडनगर था या तारंगा। और एक नाम है उसको नगर, हो सकता है ये जो वहाँ नागर ब्राह्मण्स की बस्ती थी इसलिए उसको नगर भी कहा गया। ये अनर्थपुर है, ये अनर्थ कैपिटल था, अनर्थ रीजन जो नॉर्थ गुजरात का पूरा रीजन है उसको अनर्थ रीजन बोलते थे और उसकी कैपिटल वडनगर और उसका पुराना नाम आनंदपुर। काफ़ी सालों पहले कई हमले हुए वडनगर पे। उस समय दरमियान जो भी हमले हुए उसमें नागर यहाँ से माइग्रेट हो गए और सौराष्ट्र में चले गए, कोई बम्बई चले गए, कोई राजस्थान में चले गए, कोई बिहार में चले गए, इवन कोई कश्मीर में भी चले गए हैं। तो नागर ने यहाँ से काफ़ी माइग्रेशंस किया है। तो नागर जहाँ जहाँ गए वो अपने साथ अपनी संस्कृति ले गए हैं। कोई व्यक्ति, बहुत अमीर व्यक्ति बीमार हुआ और इस गांव के किसी व्यक्ति ने उसको ठीक कर दिया, तो चमत्कार नाम की एक चीज़ हुई जिसके कारण इस शहर का नाम चमत्कारपुर रख दिया गया। तो उसके कारण से ये देश के शहरी मानचित्र में आ गया। उसके पहले ये ग्रामीण मानचित्र का, अंचल का हिस्सा हुआ करता था। यह नगर स्कंदपुर, आनंदपुर, आनंदपुर, वीरनगर, स्थलपुर नगर, मदनपुर, स्थलपट्टन, चंकरपुर, चुंकरपुर, कनकपुर, विप्रपुर, वडनगर, श्रीनगर, अर्कस्थली और वृद्धनगर के जैसे नामों से भी जाना जाता था। 647 के बाद कोई भी अभिलेख में आनंदपुर का नाम नहीं आता है। उससे लगता है कि आनंदपुर 647 के बाद एकदम से अबंडन हो गया था। तो नागरों के लिए जो नगर का निर्माण किया गया था चमत्कार राजा ने, उसका नाम चमत्कारपुर रखा था। अगर इंस्क्रिप्शन के साथ हम लोग जोड़ते हैं कि उषा दात ने डोनेशंस दिए हैं, काफ़ी धार्मिक कार्य को किया गया, इसके साथ अगर जुड़ते हैं उस तरह के एविडेंसेस हमें यहाँ मिलना चाहिए। बट एविडेंस में उससे पैरेलल हमें एविडेंस मिले हैं कि जब रैम्पर्ट के ऊपर फोर्टिफिकेशन वॉल का निर्माण किया गया सिटी में प्रॉस्पेरिटी के कारण, उस डिपॉजिट से हमें भूमक जो क्षत्रप की दूसरी शाखा है उनके कॉइन मिलते हैं। तो काफ़ी नज़दीकी पैरेलल करता है कि यानी पुराणों में जो इतिहास लिखा गया है, नॉट नेसेसरी कि विल गेट डायरेक्ट एविडेंसेस, बट सेकेंडरी कॉन्टेक्स्ट में वी कैन कोरिलेट और पुरानिक ट्रेडिशन या पुरानिक इंफॉर्मेशन विथ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। हमें कंप्लीट सीक्वेंस देखना था। इसी कारण 2016 से हम लोगों ने अपने स्ट्रेटजी में एक बदलाव किया है एंड 16 में हम लोग मैक्सिमम जहाँ पे भी अवेलेबल स्पेस था, स्पेशली घासकोल लोकेलिटी में जहाँ पे हम लोग एक कल्चरल सीक्वेंस को देखना चाहते थे, तो 16-17 के दरम्यान हम लोगों का कन्फाइनमेंट जो था, हम लोगों ने जो कन्फाइंड एक्सकेवेशन के लिए वो घासकोल लोकेलिटी में था, जिसको हमने ABCD ऐसे लोकेशंस नाम दिए हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो अवशेष उस समय हमें हाथ में हमें जो प्राप्त हुए, सबसे पहले 7 कल्चरल पीरियड्स, यानी इस टाउन के निर्माण से लेके आज तक का संपूर्ण इतिहास हम ज्ञात कर पाए उस समय के उत्खनन से। 7 कल्चरल पीरियड्स को हमने आइडेंटिफाई किया है। जैसे पीरियड 1 हम कहते हैं कि जब इस टाउन में या गांव में जब पहले जो व्यक्ति आया है या पहले जो लोग सेटलर्स थे, फर्स्ट सेटलर्स, दे वर विदाउट एनी डिफेंस सिस्टम, यानी आए, एक शहर का, एक गांव का निर्माण हुआ जिसके डिफेंस के लिए कोई सिस्टम नहीं था। जैसे इसमें एक प्रॉस्पेरिटी हम लोग कहते हैं, भरभराहट उसमें आई है उस गांव में, तो सबसे पहले एक मिट्टी का उन्होंने रैम्पार्ट बनाया है जिसके हमें वहाँ पे एविडेंसेस मिलते हैं। देन अगेन उसमें प्रॉस्पेरिटी के बढ़ोतरी के कारण या मैन्युफैक्चरिंग जो उनका बड़े पैमाने पे होने लगा है, शेल मैन्युफैक्चरिंग, तो उन्होंने इस रैम्पार्ट को अगेन स्ट्रेंथन किया
और ब्रिक बिल्ड फोर्टिफिकेशन वॉल का निर्माण किया। और इस फोर्टिफिकेशन वॉल में 17वीं 18वीं शती तक काफ़ी एडिशंस होते गए हैं। ये सारा हमने अध्ययन किया है कि बड़नगर जो है कि पहले तो शुरुआत में एक छोटा सा गांव था, जो हमें वहाँ पर जो मिले एविडेंस, तो वो उसमें एक वो था, वो मड ब्रिक का रैम्पार्ट। और वो रैम्पार्ट का फैशन सब जगह था इंडिया में पहले, जो आपका मौर्य पीरियड में, जो श्रावस्ती जाइए आप, कुशीनगर जाइए, कौशाम्बी जाइए यूपी में, और नॉर्थ इंडिया में जो है गंगा वैली में, तो शुरुआत के दिनों में लोग बहुत बड़ा सा मतलब 15-20 मीटर चौड़ा जो है रैम्पार्ट बनाते, मतलब चारों तरफ शहर के चारों तरफ खाई बनाते थे, उसमें नदी का पानी डाल देते थे या बरसाती पानी जमा होता ताकि कोई अंदर नहीं आ सके, मतलब जानवर नहीं आए, कोई मतलब अटैक नहीं करे। तो और वो खाई की मिट्टी को अपने बस्ती के चारों तरफ लगा देते थे, तो उसको हम रैम्पार्ट बोलते हैं, मड रैम्पार्ट। सबसे पुरानी बात यहाँ जो रैम्पार्ट मिला है, यानी जो डिफेंस स्ट्रक्चर प्री फोर्टिफिकेशन, और वो सबसे पुराना है, और उसके बाद वहाँ फोर्टिफिकेशन मिलता है। तो ये जो रैम्पार्ट है, इस इतना पुराना रैम्पार्ट हमें गुजरात में कहाँ भी नहीं मिलता है, नॉट ओनली इन गुजरात लेकिन पूरे भारतवर्ष में भी इतना पुराना रैम्पार्ट हमें नहीं मिलता है। इस कालखंड के नीचे हम लोग उसको रैम्पार्ट एक फेज कह रहे हैं, जो 2nd सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी CE तक कंटिन्यू रहा है। उसके प्रमाण हमें पहली बार मिले हैं हाउस, एक स्ट्रक्चरल पैटर्न, यानी उनके मकान जो बनते थे ईंटों के ही बने हैं। देन उसके नीचे हम लोग प्री रैम्पार्ट फेज में जो गए हैं, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा खोज नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ वाटर लॉग, यानी वहाँ पे जलस्तर ज़्यादा होने के कारण हम लोग नीचे ज़्यादा खुदाई नहीं कर पाए। तो तकरीबन हम लोग प्रेजेंट वर्किंग प्लेस से लेके नीचे 18 मीटर तक हमने खुदाई किया है, जिसमें 7 कालखंडों के हमें एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। You know, there is a hill at Taranga, and in the hill you can find maybe some structural remains. There are a lot of Buddhist stupas and monasteries in the hills, and on top of the hill also there is a very distinct monastery at Taranga. So, and that is surrounded by huge boulders. Exactly, I cannot recall the similar kind of evidence at Rajgala in Sri Lanka. Same evidence is found at the site of Taranga also. And Taranga, it appears that it was very closely associated with the site of Vadnagar. It is not very far from Vadnagar. And the type of evidence that is found at Taranga, exactly same evidence is found in the excavation, in the habitation excavation at the site of Vadnagar also. So from that point of view also, Vadnagar is very, very important. पुरास्थल या साइट्स है, जैसे अगर हम लोग देखते हैं आज के इसमें पटना है, इवन उज्जैन, काशी, दक्षिण भारत में तंजावर एंड मदुराई, जिसमें कहा जाता है कि पिछले 2000 साल से ये शहर कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड रहा है। बट बाकी जगह अगर आप देखते हैं कि एक कंटिन्यूएशन ये ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं अबेंडन हुआ है उस प्लेस को। बट वडनगर ये एक ऐसा शहर, एक टाउन हम लोग मान सकते हैं, ये फोर्टिफाइड टाउन है, तकरीबन 1 किलोमीटर बाय 700 मीटर में फैला हुआ है, जिसमें प्रवेश हेतु 6 प्रवेश द्वार बने हुए हैं, और विद इन कन्फाइंड एरिया में कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन जो प्राप्त हुआ है, ये अपने आप में एक बड़ा अद्भुत हम लोग कह सकते हैं, काफ़ी रेयर थिंग हम लोग मान सकते हैं। और बड़नगर का मुझे लगता है कि जैसे बड़ौदा को बड़भद्रक कहते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि वहाँ बड़ वृक्ष बहुत है, बड़ौदा में अभी भी है। बड़नगर मुझे लगता है कि बड़नगर का फैलाव जो वहाँ के जो नागर लोग हैं, जो वहाँ के विद्वान हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो पंडित हैं, वो बड़नगर से जो जितने भी वो हुए, मतलब जो डायनेस्टी हुए, राज परिवार हुए या राजघराने हुए, उनके या तो एडवाइज़र रहे, या तो वो पुरोहित रहे, या वो प्रधानमंत्री रहे, और कई केसों में तो वो सेनापति भी रहे। तो उससे लगता है कि उन्होंने एक पूरी संस्कृति को सब जो बड़ वृक्ष की तरह फैलाया है। तो दैट इज मतलब माय इंटरप्रिटेशन फॉर द बड़नगर। देन अगेन आप नीचे जाइए, क्षत्रप काल में 1st to 4th सेंचुरी हम कहते हैं, उसमें
डिफरेंट काइंड ऑफ कॉइन्स है, पॉटरी अलग है, एंड शंख की चूड़ियाँ अगेन प्लेन वेराइटी की है। फिर आपका 5th सेंचुरी में जो है 470 के आसपास जो है आपके मैत्र का जाते हैं, बल्लभी वाला, और वो कंटिन्यू करते हैं 777 तक, मतलब 8th सेंचुरी तक। वडनगर बौद्ध धर्म का एक केंद्र था, जिसका प्रमाण देता है ये बौद्ध स्तूप। यहाँ से मिली 30 से अधिक शील्ड पर भगवान बुद्ध को नमन करते हुए लिखा गया है नमो सर्वज्ञ, जो देवनी मोरी से मिली कास्केट से मिलता जुलता है, जो ये प्रमाण देता है कि एक समय में वडनगर में बौद्ध धर्म का खासा प्रचलन था। बीस हम लोग कह सकते हैं कोरोना काल में अगेन हमें महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं कि यहाँ से हमें एक एलिप्टिकल स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ है। उससे एसोसिएट हमें 2 डिफरेंट फेजेस के स्तूप मिले, एक सर्कुलर एंड स्क्वायर। इसका महत्व इसलिए भी है कि एलिप्टिकल स्ट्रक्चर्स आर वेरी रेयर इन इंडियन मीन्स इन आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। देयर आर ओनली 4 प्लेसेस कि जहाँ पे इस तरह के एलिप्टिकल स्ट्रक्चर्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं राजगृह है, कौशाम्बी है, नागार्जुन कोंडा है, एंड चौथा एक बेसनगर है। पहले 3 जो पुरास्थल है, ये सारे एलिप्टिकल स्ट्रक्चर ये बुद्धिज़्म से एसोसिएट माने जाते हैं, क्योंकि हमने भी देखा है कि हुएनसंग ने जो यहाँ पे एक विजिट किया है, ही मेंशन अबाउट 10 संघाराम। तो घासकोल से जो एक संघाराम मिला है, इसके अलावा भी अनेक संघाराम होने की संभावना है। हम कह सकते हैं कि शायद जो अवशेष प्राप्त हुए हैं एलिप्टिकल स्ट्रक्चर्स, वो भी हुएनसंग ने देखे हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम एंटिक्विटीज जो स्ट्रक्चरल रिमेन्स मिले हैं, फॉर एग्जांपल द ब्रिक स्ट्रक्चर्स, इसमें ओटिव स्तूपास मिले हैं, छोटे छोटे शेल्स मिले हैं जिसको हम मोनेस्ट्रीज भी बोल सकते हैं, और ये हैबिटेशन है एक कंटिन्यूस रहा है। जो वहाँ एक इम्पॉर्टेंट फीचर मुझे जो लगा, वहाँ जो टेराकोटा टैबलेट्स मिली है उसमें टेराकोटा की है, और यहाँ 3 लाइन एनग्रेव्ड लाइन प्रोमिनेंट है। इसमें स्ट्रेट लाइन है, डैशिश है और क्रिसेंटिक भी है, लेकिन ये सभी इसमें 3 एक कॉमन है। और ऐसी टैबलेट्स भारत भर में और जगह भी मिली है, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में इक्ष्वाकु डायनेस्टी के नागार्जुनिकोंडा की जो साइट है वहाँ मिली है। नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारे बीटा वगैरह जो साइट्स वहाँ मिली है। गुजरात में ये फर्स्ट, और इसके पहले पंचमहाल जिले में एक साइट है, वहाँ से मिली है। तो एक कंटिन्यूटी जो है, यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड की 6-7 सेंचुरी एडी, और काफ़ी पैमाने में ये टेराकोटा टैबलेट्स वडनगर भी मिली है। तो उसका कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो सकता है। अभी भी उनका जैसे तय नहीं हुआ, लेकिन कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस इसका है। घड़ी की सुई को जरा पीछे ले जाकर चलिए आपको ले चलते हैं कुछ शताब्दियों पूर्व। भारत के प्राचीनतम बौद्ध स्तूपों में शामिल है वडनगर का ये बौद्ध स्तूप, जिसका वर्णन हुएनसांग ने अपनी डायरी में किया है। शहर के बीचों बीच आया भिक्षुणियों का यह संघाराम उस समय वडनगर में बौद्ध धर्म की प्रचलितता को पेश करता है। हुएनसांग एक चाइनीज़ ट्रैवलर था। वो जो 7वीं सदी में यहाँ आया था, और उसके डायरी में जो डिटेल्स लिखे हैं उससे पता चलता है कि एक बड़ा बुद्धिस्ट सेटलमेंट रहा होगा। 1000 जैसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मंक्स थे, और वो 10 मोनेस्ट्रीज में वहाँ रहा करते थे। तो इससे पता चलता है कि ये बहुत बड़ा बुद्धिस्ट सेटलमेंट हुआ होगा। हुएनसांग केवल बुद्ध की बात नहीं करता, वो कहता है यहाँ पर 10 संघाराम है आनर्तपुर में, और उसमें 1000 मॉन्क के करीब मॉन्क रहते हैं। तो वो ये भी कहता है कि इसके अंदर सैकड़ों देवस्थान हैं, मतलब सैकड़ों की बात करता है वो, 10 की बात नहीं करता।
और कहता है इन देवस्थानों में हमेशा कोई न कोई सचिव मुलाकात लेता है। मतलब इतनी इम्पोर्टेंस था। मतलब ये भी इंडिकेट करता है कि बुद्ध धर्म के अलावा बहुत सारे और भी वहाँ पर थे, मतलब जैन भी थे, अपने सनातन धर्म वाले भी थे। तो क्योंकि अंदर एक्चुअली बहुत जो है मठ नहीं होते हैं किसी भी शहर के अंदर, वो कहीं दूर जंगलों में रहते हैं, तो यहाँ अंदर मिला है। पर वो भिक्षुणी संघ के लिए जो है वो उसमें थोड़ा वो छूट था, वो क्योंकि उनकी सुरक्षा की मतलब वो एक स्थिति है, तो इसलिए लगता है कि ये जो मूर्ति थी वो उसी संघ से गई है जो हमें घासगुल दरवाजे पे मिली है। जैसे कि हमें सैंदेव जो राजा था अहिवर्मन द्वितीय, उसके शिलालेख से भी भिक्षुणी विहार का उल्लेख प्राप्त होता है। बाद में भुज के म्यूज़ियम में भी एक बुद्ध की जो स्थानक प्रतिमा है वहाँ भी एक बुद्ध भिक्षुणी ने दान दिया है। और अभी जो वडनगर से जो ईसा दूसरी तीसरी शताब्दी का शिलालेख है जो बुद्ध प्रतिमा पर है, वो ये भिक्षुणी का दान बताता है। तो इस समय ऐसा लगता है कि सबसे प्राचीन बौद्ध भिक्षुणी का विहार ये वडनगर में था, और बाद में वडनगर से ये पूरे गुजरात में ऐसा दिखाई देता है कि भिक्षुणियों का बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। वल्लभी मैत्रिक वंश की राजधानी थी और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था। मैत्रिक काल में वल्लभी विद्यापीठ बनी और बौद्ध धर्म का बड़ा विकास हुआ था। ह्वेन-त्सांग ने तो इसकी नोट की है, वहाँ उनका विस्तार जो था 100 ली था, वल्लभी का विस्तार था, और वह संघाराम थे और 5000 से ज़्यादा वहाँ बौद्ध भिक्षु वल्लभी में रहते थे, इतना बड़ा। और उसी टाइम का महत्व का धर्म जो था गुजरात में बौद्ध धर्म था। 60% ऑफ पॉपुलेशन वॉज एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का वो पालन करे थे। एट द टाइम ऑफ व्हेन दी ह्वेन-त्सांग ने विजिट की, उसी टाइम पर इतना बड़ा प्रभाव था गुजरात में। वडनगर में जो जैन इतिहास है उसका जो प्राचीनतम प्रमाण है जो मिलने पर आया है वो ये है कि वडनगर में जैन धर्म का जो आगम ग्रंथ है कल्पसूत्र, उसका पहली बार श्रवण और उसकी वाचना वडनगर में हुई थी 6ठी शताब्दी में। तो यह हमें एक जैन पट्टावली में उसका उल्लेख मिलता है कि ध्रुवसेन जो पहले राजा थे मैत्रक वंश के, उनके पुत्र के मृत्यु पर उनके शोक के निवारण करने के लिए पूरी सभा के समक्ष इस ग्रंथ का वाचन हुआ था। तो यह एक चीज़ सिद्ध करता है कि वहाँ पर उस समय जैन आचार्य थे, जैन संघ था और जैन धर्म के ग्रंथों का तब पठन तथा अभ्यास किया जाता था। उसके बाद हमें 11वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी तक अनेक प्रमाण मिलते हैं, अनेक जैन साहित्य में वडनगर का उल्लेख मिलता है, जहाँ पर कहीं पर उसको आनंदपुर कहा गया है, कहीं पर वृद्धनगर कहा गया है। जो प्राकृत ग्रंथ है उसमें उसको वडनयर इस तरह से उल्लेख किया गया है। तो ये जो मूर्तियाँ हैं उसमें से हमें ये प्रमाण मिलता है कि वहाँ पर नागर वणिक वंश रहता था जो कि जैन धर्म का अनुयायी था। दूसरा वडनगर का एक अत्यधिक महत्व जैन धर्म में यह है कि जैन धर्म का जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है शत्रुंजय, उसकी तलहटी यानी कि जिसको हम फुट ऑफ द हिल कहते हैं, वो वडनगर में माना जाता है। और प्रबंध चिंतामणि, हीर सौभाग्य काव्य, सोम सौभाग्य, ये सभी काव्यों में भी ये उल्लेख मिलता है कि वडनगर शत्रुंजय की तलहटी था। आनंदपुर नाम का जो एक स्थान है वो ये दिखा रहा है कि एक ऐसा शहर जहाँ के सारे लोग बहुत खुश रहते हैं, वो आनंदित रहते हैं, तो उसको नाम आपने रख दिया आनंदपुर। अब ऐसा स्थान तो जरूरी नहीं है ना कि एक ही जगह हो। तो आज का जो मौजूदा भौगोलिक क्षेत्र पाटन के आसपास का इलाका है, जहाँ वडनगर है, महसाना जिला है, और जो इलाका आप भावनगर में बता रहे हैं शत्रुंजय की तलहटी में, दोनों जगह पर वो स्थान हो सकता है। और उसके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर ये नाम रखा जा रहा है कि एक ऐसा इलाका, एक ऐसा गांव, एक ऐसा शहर, एक ऐसा धर्म स्थान जहाँ पर लोग प्रायः खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, उसका नाम आनंद है। और पहाड़ की तलहटी पर, एक दूसरे पहाड़ की तलहटी पर वो बसा है और एक दूसरे पहाड़ की तलहटी पर वो बसा है। महसाना में
जो है वो अरवल्ली के पहाड़ों में आप बसे हैं, और यहाँ पर जो है आप भावनगर में वो तारंगा हिल्स के तलहटी पे बसे हैं। किसी भी गांव या शहर को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले उसकी चारों दिशाओं को कुटित किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं, वडनगर को सोलंकी काल में 6 दरवाजों से कोटित किया गया था, जो उस समय की सुरक्षा व्यवस्थाओं का उत्तम उदाहरण पेश करता है। तो सोलंकी युग में फर्स्ट राजा वॉज मूलराज एंड सोलंकी युग वॉज द सुवर्ण युग, गोल्डन पीरियड ऑफ गुजरात। जो यहाँ जो जितने बड़े बड़े स्थापत्य कला का विकास हुआ है वो सोलंकी युग में हुआ है। कुमारपाल ने 12वीं शताब्दी में पूरा नगर का जो है वो पुनर्निर्माण कराया। जो उसकी दीवारें टूट गई थी, किला टूट गया था, उसकी बड़ा भारी इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर अर्जुन बारी में गेट में। तो बड़ा मतलब उसका गुणगान किया है बड़नगर का कि यहाँ पर मतलब साहित्य, संस्कृति, इतने बड़े मतलब शिक्षित लोग रहते हैं। तो उसकी वजह से एक्चुअली बड़नगर का जो सांस्कृतिक, मुझे लगता है कि वो सांस्कृतिक कैपिटल हमेशा रहा है गुजरात का। सोलंकी काल के शासकों की प्रचंड जीत का बेजोड़ नमूना है ये कीर्ति तोरण, जिस पर बनी शिकार और युद्ध की नक्काशी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जिस तरीके से घर में मेहमानों के स्वागत के लिए तोरण लगाए जाते हैं, ठीक वैसे ही वडनगर में आपके स्वागत के लिए तत्पर है ये कीर्ति तोरण। Vadnagar was a very famous town. Vadnagar was visited by number of kings. वो वडनगर में गुजरात के छोटे छोटे राजा होते हैं ना, वो आते थे। क्यों आते थे? कि यहाँ से कोई एडमिनिस्ट्रेटर लेने के लिए आते थे और कुछ लोगों के साथ संपर्क भी करते थे। यहाँ कोई पॉलिटिकल प्लेस नहीं थी, मगर राजाओं के साथ, प्रजा के साथ कुछ विचार विनिमय करते थे। तो वहाँ कोई विजय प्राप्त करके आया, तो विजय प्राप्त करने के लिए प्रजा बोले कि यहाँ हमारे लिए क्या है, तो ये तोरण बना दिया। चलो, ये हमने विजय प्राप्त किया है, इसकी यादगिरी में, उसके स्मृति चिन्ह रूप ये हम तोरण आपके लिए रख देते। यहाँ तोरण बहुत है। यहाँ के बाजू एक गांव है महसाणा के बाजू में पिलुद्रा, वहाँ भी तोरण है। वो पाटण के बाजू में देलमाल गांव है, वहाँ भी तोरण है। तोरण इज एक स्मृति चिन्ह लेफ्ट बाय द किंग्स फॉर द मेमोरी ऑफ देयर विक्टरी। बट कीर्ति तोरण में काम करते हुए मैंने एक नोटिस किया, ऑब्जर्व किया है कि हमें जिस तरह के अवशेष आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कीर्ति तोरण के निर्माण के लिए जो एक वर्कशॉप बना हुआ था, शायद उनके वे एक प्रमाण वहाँ पे है। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, यानी कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी बिल्डिंग खड़ा करने से पहले जो वहाँ पे एक वर्कशॉप होता है, वो प्लेस होने की संभावना हमें प्रतीत हुई। और देन केम वाघेला वंश। तो वाघेला डेंसिटी में तो लास्ट किंग वॉज कर्णदेव, एंड कर्णदेव में का पतन हुआ वाटन का ड्यू टू दैट अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी had aggressed on Patan and that Muslim शासन was started। 13 के बाद जो है आपका कैपिटल जो है आपका तब तक वो था, पाटन था, ठीक है। फिर बड़नगर का वो इम्पोर्टेंस रहा नहीं जो पहले था। जो क्षत्रप पीरियड, मैत्रक पीरियड में जो वो इम्पोर्टेंस था, वो सोलंकी पीरियड में रहा। क्योंकि बड़नगर में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सारे किंग्स, चाहे किसी भी डायनेस्टी का हो, क्षत्रप से लेकर के मैत्रक हो, चाहे सोलंकी हो, दे आर विजिटिंग बड़नगर। सदियों से वडनगर की प्यास बुझाता ये शर्मिष्ठा तालाब आज भी अपनी उपस्थिति से इस शहर को अविरत बनाए हुए हैं। शर्मिष्ठा तालाब से पानी की पूर्ति इस शहर को 2500 सालों तक जिंदा रखने में एक अहम योगदान देती रही है।
गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, उनके रचयिता नरसिंह मेहता की पुत्री कुंवरबाई ने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा की शादी वडनगर में की थी, जिसके नाम से आज भी यहाँ शर्मिष्ठा तालाब देखने को हमें मिलता है। शर्मिष्ठा तालाब के बारे में उसकी दंत कथा है, ऐसी है कि शर्मिष्ठा तालाब जो थे मीन्स पहले अपनी जो भी संस्कृति थी वो संस्कृति वहीं डेवलप होती थी, या तो नगर वहीं बसते थे जहाँ पानी की सुविधा होती थी। तो शर्मिष्ठा तालाब में जब पानी नहीं था तब उस समय ऐसी ट्रेडिशन थी कि कोई अब बलिदान अपना दे तो पानी आ सकता था, तो उसके लिए एक स्त्री ने बलिदान दिया, उसका नाम था शर्मिष्ठा। वो शर्मिष्ठा की हिस्ट्री के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो कई लोग ऐसा मानते हैं कि वो नरसिंह मेहता की परपौत्री थी, और दूसरा ऐसा माना जाता है कि वो विष कन्या थी, तीसरा ऐसा भी माना जाता है कि वो एक भावसार की कन्या थी और उसने अपना बलिदान दिया था, तब उस तालाब में पानी हुआ था। जो ओल्ड रिकॉर्ड से वो कहते हैं कि यहाँ पे जब बहुत एरिड टाइम आ गया था, सूखा पड़ने लगा था, उस टाइम पे भी यहाँ पे लोगों ने सरवाइव किया है। तो इसका मतलब है कि तब भी लोगों को पता था कि कैसे वाटर हार्वेस्ट करना है, उस सिचुएशन में कैसे सरवाइव करना है, सस्टेन करना है। वडनामा करके एक रिकॉर्ड है, ओल्ड रिकॉर्ड, उसमें इस बात का उल्लेख है कि यहाँ वडनगर में अराउंड 360 वाटर बॉडीज़ थी और हर एक वाटर बॉडी में एक श्राइन था। तो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था, हमने 20वीं शताब्दी के जो शुरुआती मैप्स हैं, तब जब सर्वे किया गया था उस एरिया को, वो मैप्स कलेक्ट करे। कुछ टोपो शीट मैप्स हैं हमारे पास लेट 20th सेंचुरी के, उससे इंफॉर्मेशन रेफ़र करी है। फिर हमारे पास 1965 की कोरोना सैटेलाइट इमेजेस हैं, वो हमने यूज़ किया है। फिर और मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट डेटा है, तो ये सारा कंबाइन किया है। प्लस हम लोगों ने डिजिटल एलिवेशन मॉडल क्रिएट किया और फिर उससे हमने टोपोग्राफी स्टडी करी है। वडनगर के आसपास इन लोगों ने तकरीबन 54 वाटर बॉडीज़ ये लोग ढूंढ पाए हैं, और ये वाटर बॉडीज़ आर फाउंड स्कैटर्ड विद इन द periphery of 10 kilometers of the site, and so there was a continuous supply of water to sustain the habitation, और यही मेन रीज़न है, इसके वजह से वडनगर कंटिन्यूस सेटलमेंट रहा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान कलाकार जहां अपना सिर झुकाते हैं वो है वडनगर का तानारीरी मंदिर। यहां पर आयोजित होने वाला भव्य तानारीरी महोत्सव संगीत की उच्चतम प्रस्तुति देता है। भक्त नरसिंह मेहता की परपौत्री और संगीत की ज्ञाता तानारीरी का ये संगीत मंदिर देश के श्रेष्ठ संगीत मंदिरों में शामिल है। शर्मिष्ठा की 2 पुत्री थी जिनका नाम ताना और रीरी था। यह दोनों बहनें बहुत खूबसूरत थी और संगीत की ज्ञाता थी। दोनों बहनें भैरव, वसंत और मनहर मल्हार राग जैसे रागों में कुशल थी। एक बार राजा अकबर ने उनके दरबार में जो 9 रत्न थे उसमें से एक रत्न तानसेन को दीपक राग गाने के लिए बोला। दीपक राग गाने से दीपक तो जल जाते हैं, तो तानसेन ने जब दीपक राग गाया तो दीपक राग गाने से दीपक अपने आप जलने लगे। लेकिन ये राग गाने के टाइम पर दीपक जैसे प्रज्वलित होते हैं, उस तरह गाने वालों के शरीर में भी अग्नि हुआ ऐसा लगता है। तो तानसेन के शरीर में ऐसी जलन शुरू हो गई। यह आग जैसी जलन बुझाने के लिए मल्हार राग गाना जरूरी था और वो मल्हार राग जानता नहीं था। तानसेन पूरे भारत में घूमते घूमते वडनगर में आया और वडनगर में शर्मिष्ठा तालाब पर पहुंचा। तो वहाँ उन्हें पता चला कि यहाँ जो ताना और रीरी है ये मल्हार राग गा सकती है। मल्हार राग गाने से बारिश होती है, तो बारिश के साथ दीपक तो बुझ जाते हैं, लेकिन उनके जो शरीर में आग जैसी जलन होती है वो भी शांत हो जाती है। तो पहले तो तानारीरी ने थोड़ा मना किया, लेकिन उनके समझाने के बाद तानारीरी ने हाँ बोली और तानारीरी ने, दोनों बहनों ने ये राग गाया। और जब ये ठीक होके फिर दिल्ली पहुंचा और अकबर को पता चला कि ये तानारीरी दोनों बहनें ये राग जानती है, तो उन्होंने तानारीरी को दिल्ली दरबार में आने के लिए बुलाया। तो उन्होंने, दोनों बहनों ने मना किया। तो अकबर ने अपने सेनापति को यहाँ भेजा और समझाने के लिए, लेकिन ये दोनों बहनें ने मना किया। तो अकबर ने जब ये बताया कि नहीं, उनको ज़बरदस्ती आप यहाँ लेके आओ, तो दोनों बहनों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली।
आज भी हर साल यहाँ तानारीरी के याद में शास्त्रीय संगीत की प्रतियोगिता का आयोजन होता है और जो श्रेष्ठ कलाकार है उनको अवार्ड भी दिया जाता है। नागरों के इष्ट देव है हाटकेश्वर महादेव। अगर मैं आपसे कहूं कि भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप ना कर पाए, पर केवल इस हाटकेश्वर महादेव मंदिर स्थित शिवलिंग के दर्शन कर उस पुण्य की प्राप्ति हो तो कैसा हो। पृथ्वी का पहला शिवलिंग है हाटकेश्वर महादेव का शिवलिंग, जिसका प्रमाण देता है स्कंद पुराण। आनर्तपदे यानी आबू और यहाँ दक्षिण में भृगुकुच यानी भरूच, अभी का भरूच है, वो जो जगह है उसको आनर्त प्रदेश बोलते हैं। और आनर्त प्रदेश के जंगल में जब शिव जी के हाथ में कुछ नहीं रहा माता जी का शरीर, तब वो शिव जी माता जी के पीछे शोक में घूमने इधर किधर घूमने लगे। तो वन में जाते थे तो शिव जी ने जब कुछ नहीं रहा तो शिव जी को इतना वो अपना भान भूल गए कि उन्होंने जो वाघ का चर्म पहना था वो भी निकल गया। शिव जी का पूरा नग्न स्वरूप हो गया। और वो ऋषि पत्नियाँ थी वो भी उनको भक्ति भाव से उनके पीछे चलने लगी। लेकिन ऋषियों मुनियों को क्रोध आया, श्राप दिया कि हमारी पत्नियों को जो है साधु मोहित करके ले जाए, उसका लिंग अपनी स्थान से नीचे गिर जाए। तो ऋषि का श्राप सच हो गया। भगवान शिव जी का लिंग जो है वो अपने स्थान से नीचे गिरा। वो जैसे ही गिरा वैसे पृथ्वी फट गई। पृथ्वी के नीचे 7 पाताल है, उसमें तीसरा नंबर का पाताल उसको वितल पाताल बोलते हैं। तो वितल पाताल में सोने की नदी बह रही है। सोने को संस्कृत में हटक बोलते हैं, तो हटकी नाम की सोने की नदी बह रही है, वहाँ तक वो लिंग चला गया। हाटकेश क्षेत्र जो है उसका कोई शिलालेख तो अभी है नहीं, मगर स्कंद पुराण नागरखंड उसमें उसका उल्लेख है कि भाई हाटकेश क्षेत्र इस विस्तार को क्यों कहा जाता था कि जब महादेव जी शंकर भगवान की पत्नी उमा को उसके पिता दक्ष राजा ने यज्ञ का आमंत्रण नहीं दिया, तो वो जाकर भी उसी यज्ञ कुंड में कूद पड़ी और अपना बलिदान दिया। तो शंकर भगवान ने उसको लेके निकले थे, तो वडनगर आकर वो चमत्कार हुआ और ब्रह्मा जी ने वहाँ शिव जी का सुवर्ण लिंग स्थापित किया। हाटक मीन्स सुवर्ण, दैट फॉर इट इज़ नोन एज सुवर्ण हाटकेश्वर। हमारे लिंग पुराण में भी एक श्लोक है कि आकाश में तारक नाम का लिंग है, पाताल में हाटकेश नाम का लिंग है और मृत्युलोक यानी उज्जैन में महाकाल का लिंग है। ये 3 आद्य लिंग है। तो ये हाटकेश्वर पृथ्वी पे पहला अगर लिंग की पूजा हुई है तो ये हमारे हाटकेश्वर है। भगवान सतयुग में राम जी भी अपने वनवास के वक्त ये हाटकेश्वर क्षेत्र में आए, तब यहाँ शर्मिष्ठा तालाब है, उसका ईशान कोण में सप्त ऋषि जहाँ व्रत करने आते थे, वो जगह पे अपने पितरों का पिंड दान करके ये भगवान हाटकेश लिंग की पूजा की है, ऐसा भी वर्णन है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण भी नरसिंह मेहता अपने जो भक्त थे उनके लड़के सामर शाह की शादी में आए थे, तब भी भगवान हाटकेश्वर के ये लिंग की पूजा की है। ऐसा पुराना बहुत इतिहास है। यहाँ हाटकेश्वर में हाटकेश जो है वो नागर ब्राह्मणों का इष्ट देव है, यहाँ गांव के लोगों का भी इष्ट देव है। तो यहाँ जो भी आता है भगवान हाटकेश मानी ऐश्वर्य देने वाले ये भगवान हाटकेश्वर है। शर्मिष्ठा के जो पूर्वी किनारे पे काम किया, एक रिलीजियस काफ़ी मैसिव स्ट्रक्चर्स हमें प्राप्त हुए हैं, वेरी इम्प्रेसिव। उसमें 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे कभी मंदिर का निर्माण हुआ है, एंड उसके साथ ही वहाँ पे हमें कुछ सेल्स प्राप्त हुए हैं। वो उसका हमें अभी तक ये नहीं पता चला है कि उस सेल्स का क्या प्रयोग हुआ होगा, बट एक रिलीजियस प्लेस था जो आज से 1000 साल पहले एबेंडन हुआ था। एंड सल्तनत मुगल काल जो है उस समय यहाँ पे को बरियल ग्राउंड का इस्तेमाल हुआ उस जगह का। आप देख सकते हैं कि एक मकान का एक एविडेंस है जहाँ जिसे हमने पीरियड 7 कहा है, जो गायकवाड़ पे 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी के यहाँ पे हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। देन 1819 में हम लोगों ने अगेन काम किया, एक्सपांड किया काम को थोड़ा शहर से बाहर की ओर, जैसे रेलवे ट्रैक के साथ में हुए उत्खनन से अगेन महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त अवशेष प्राप्त हुए हैं।
उनसे हमें ये पता चला है कि स्पेशली पेरिफेरल एरिया या फोर्टिफाइड टाउन के बाहर अधिक स्तर रिलीजियस रिलेटेड यानी धार्मिकता से रिलेटेड एक वास्तु अवशेषों के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। आज हम लोग जैसे मेटल एल्यूमिनियम है, स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं, उस समय मिट्टी के बर्तन वो यूज़ करते थे। आर्कियोलॉजी में उसका बहुत ही महत्व होता है इसको एक कल्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए। राइट फ्रॉम पीरियड 1 से लेके आज तक डिफरेंट वेराइटी के हमारे पास वेयर आए। कुछ वेयर कंटिन्यू है बट उसमें शेप चेंज होते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर एक शेप है, एक वेयर है, वेयर है ना, मिट्टी की जो बनावट है उसका जो रंग रूप है उसे हम लोग वेयर कहते हैं। तो सोलंकी पीरियड में हमने देखा है माइका वॉश रेड वेयर, वो हमने एक मार्कर बना दिया है। इसी तरह ब्लैक बर्निश वेयर हमें एक पर्टिकुलर फेस जैसे 2nd-3rd सेंचुरी सी ऑनवर्ड हमें दिखाई देता है। ब्लैक बर्निश वेयर की संख्या, इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है एक 11वीं-12वीं शताब्दी के बाद। इवन रेड पॉलिश वेयर महत्वपूर्ण एक मृदभांड यानी एक सेरेमिक माना जाता है। ये क्षत्रपों से एसोसिएट माना जाता है जिसका कंटिन्यूटी हमें 8, 9, 10 सेंचुरी तक भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। ये मृदभांड इतने महत्वपूर्ण है, इवन हुएनसंग के जो चित्र बना है उसमें भी रेड पॉलिश वेयर का एक स्प्रिंकलर कैरी यानी सुरई दिखाया गया है, चित्रों में दिखाया गया है। इवन भगवान बुद्ध के जो बोधिसत्वस के जो स्कल्पचर्स बनाए गए हैं उसमें भी उसको स्थान दिया गया है। तो महत्वपूर्ण पात्र के यहाँ पर भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। बड़नगर ऐसा शहर है कि जो 2500 सालों से उसी जगह पे है, कहीं इधर उधर नहीं हुआ है। वो सबसे बड़ा मतलब जो है उसको हम कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है, OUV है वो बड़नगर का। तो वो बाकी शहरों में नहीं है। बाकी शहर पुराने बहुत जगह है, इंडिया में भी है। और मैंने जो भी देखा है अभी, मतलब मुझे किसी ने कहा भी था, तो आप काशी को भी मानते हैं कि काशी बहुत पुराना है, नो डाउट। काशी जो है बड़नगर से और 500 साल पुराना है, 500-600 साल पुराना है। पर काशी में क्या हुआ कि काशी गंगा नदी के तट पे शिफ्ट होता रहा अलग अलग पीरियड में। जैसे कि जो काशी आप जो है 1000 BC का कहेंगे तो वो गंगा के ऊपर के तरफ है। फिर बाद में जो काशी है थोड़ा नीचे जाता है क्योंकि वो नदी के जो बाढ़ आती होगी ये सब आता है, उस पर भी डिपेंड करता होगा। तो यहाँ जो आपने किला बनाया वो टूटा तो दूसरी जगह बनाया जाए। तो एक ही जगह पे जैसे हमें यहाँ बड़नगर भी मिलता है कि उसी फोर्टिफिकेशन, उसी किले के अंदर जो है बस्ती आज तक है, उसी में विकसित हो रही है। ऐसा आपको और सिटी में नहीं मिलता है। वो थोड़ा सा स्थान परिवर्तन होता है, मतलब हम जो है कि सेटलमेंट में शिफ्ट होता है, मतलब वो थोड़ा सा। तो ऐसे बहुत सारे जो है सिटी हमने देखा है कि कहाँ क्या पर हो रहा है। पर इतना मतलब कंटिन्यूटी जिसको बोलते हैं कि हम आर्कियोलॉजी की भाषा में कहते हैं कि ये कंटिन्यूइंग मतलब जो है ग्रो कर रहा है एक ही जगह पे विदाउट एनी अबंडनमेंट या कोई क्लैमिटी। लोगों ने जैसे कई शहर जो है आगजनी से या अटैक से लोग छोड़ के चले जाते हैं, कई बार सूखा पड़ने से छोड़ जाते हैं। बड़नगर में ऐसा कोई भी हमें ऐसा एविडेंस नहीं मिला है। इससे लगता है कि जो लोगों ने वहाँ पर बसाया वो ऐसे विजनरी थे कि अभी तक भी बड़नगर जो है सेल्फ सफिशिएंट है, क्योंकि वो उसी की वजह से वहाँ पर खेती और ये होता है और अब फिर से दोबारा रिवाइव हो रहा है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई से मिले प्रमाणों के अनुसार वडनगर में कई वर्षों तक शंख का व्यवसाय रहा था, लेकिन आज से 800 सालों पहले तक ये व्यवसाय खत्म हुआ और इसकी जगह ली कांच की चूड़ियों के व्यवसाय ने। बट महत्वपूर्ण उपलब्धि हमें ये भी पता चलती है इन सारे एक्सकेवेशंस के कि वडनगर ये एक शंख से निर्मित वस्तुओं का बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, यानी शंख से चूड़ियाँ बनाना या उससे बीड्स बनाना, मनके बनाना और अन्य वस्तुओं के बनाने का एक महत्वपूर्ण शहर है। इस शहर का महत्व और है कि इसी शहर से अन्य स्थलों पर इसको वहाँ पे वो लोग सप्लाई भी किया है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक कॉटेज इंडस्ट्री रहा है, एक हब रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर रहा है। इसी कारण भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन रहने का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। खास करके जो फ्लरिशिंग इंडस्ट्री थी वहाँ की वो शेल ऑर्नामेंट्स ने शेल जो शंख होता है
जो मराइन गैस्ट्रोपोड, और उसमें से एक ऑब्जेक्ट टाइप है, उसको टर्बिना पायरम बोलते हैं। ये टर्बिना पायरम से काफ़ी मात्रा के शेल बैंगल्स वहाँ बनाए गए होंगे, क्योंकि ये वर्कशॉप थे वहाँ। तो इट वाज अ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ शेल ऑर्नामेंट्स। बैंगल्स के अलावा वहाँ शेल ऑब्जेक्ट्स यानी ऑर्नामेंट्स, इनलेज वगैरह, मोती और मनके बनाए हैं। और ये जो रॉ मटेरियल है वो गल्फ ऑफ कच्छ से हो सकता आया होगा, कि वहाँ जो पिंडारा और पोशित्रा बे है वहाँ समुद्र लेवल थोड़ा कम है, इसलिए वहाँ से ये रॉ मटेरियल वो लोगों ने लाके यहाँ ऑर्नामेंट्स बनाए। सो ये एक बड़ा बहुत इंडस्ट्री यहाँ रही होगी। वर्षों पहले वडनगर में आया एक भयानक भूकंप भी इस शहर की अविरतता को रोक नहीं पाया। यहाँ के लोगों ने भूकंप के चलते अपने घरों की संरचना बदली और बना दिया वडनगर को ऐतिहासिक शहर। एक्चुअली खुदाई चल रही थी वडनगर में, एक्सकेवेशन चल रहा था, तब एक लाइन थी जिसके अलावा उनके सारे स्ट्रक्चर्स कोलैप्स हो रहे थे। तो उन्होंने हमें बुलाया था कि ये क्यों हो रहा है जानने के लिए, और वो करते समय हमने उन्हें देख के बताया कि नहीं, ये तो जियोलॉजिकली जो भूस्तर शास्त्र के हिसाब से हम कहते हैं, ये तो पहले के एक पेलियो अर्थक्वेक के इवेंट्स हैं, के सिग्नेचर्स हैं उस जगह पे। और उसको फिर हमने सिस्टमेटिकली, जियोलॉजिकली, जियोफिजिकली, जियोक्रोनोलॉजिकली एसेस किया, स्टडी किया। अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है हमारा डिटेल में उस चीज़ को लेके। लेकिन जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, अंडरस्टैंडिंग मिली है, वो कि वहाँ एक काफ़ी बड़ा 6.5 से 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, तकरीबन 1000 से 1500 साल पहले। आर्कियोलॉजी के डेटिंग के हिसाब से वो 1000 साल पुराना 10th सेंचुरी का इवेंट है, उसके पहले आया था वो। सोलंकी पीरियड जो हुआ था गुजरात में चल रहा था, तब का है वो। और जियोलॉजिकली जो हमने OSL से डेट किया उसके हिसाब से लास्ट 1500 साल में कभी भी वो आया है। तो अगर हम वडनगर की बात करें तो यहाँ पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने जैसे हमें बुलाया था, तो हमने वहाँ पर एक कि जब हमने डिगिंग देखा तो वहाँ पर एक हमें फॉल्ट का बहुत ट्रेस मिला, जो कि इस एरिया में फॉल्ट का ट्रेस जो भी है, मतलब क्वाटरनरी में फॉल्ट का ट्रेस अब तक पाया नहीं गया था। तो वो जैसे कहते हैं फर्स्ट एविडेंस था कि यहाँ पर ये एक्टिविटी ऑलरेडी यहाँ पर नॉर्दर्न पार्ट में भूकंप आया है। अर्थक्वेक यानी जो सेस्मिक इवेंट हम लोग कहते हैं, यहाँ पे ट्रैप हुआ है। आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में अभी तक सेस्मिक इवेंट हमें सिर्फ कालीबंगा, जो हड़प्पा काल का एक पुरास्थल है, उसके डिक्लाइन के यानी अबैंडन के लिए अर्थक्वेक का जवाबदार माना गया है। बट यहाँ पे जो अर्थक्वेक देखते हैं, जहाँ पे जितने भी आप देखिए एक लेयर्स है, लेयर्स में हमें एक फॉल्ट दिखाई देता है, जैसे लेयर्स इस तरह से रन करते हैं, लेकिन टेक्टोनिक एक्शन या मूवमेंट के कारण ये सारे लेयर इस तरह से स्टेप पैटर्न में आ गई, जिसको हम लोग फॉल्ट कहते हैं। सेस्मिक इवेंट होने के बावजूद भी ये शहर अबैंडन नहीं हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अदरवाइज आप देखिए एक इवेंट होने के बाद पूरा बस्ती उजड़ा यानी एक अबैंडन हुआ है, बट इन लोगों ने इवेंट सेस्मिक के साथ जीना सीख लिया था। से बड़े अर्थक्वेक जैसे हज़ार्ड आते हैं, अर्थक्वेक जैसे इवेंट्स आते हैं, तो टिपिकली देखा जाता है कि लोग स्थलांतर हो जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, लेकिन ये जगह से नहीं किया है, वो वहीं पे रहे हैं। और एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ से ये भी मिली है कि उन्होंने अपने जो घर बनाते हैं उसके पैटर्न में चेंज कर दिया था। उन्होंने जो टिपिकली ब्रिक्स की जो दीवार बनती थी, वहाँ पे एक पूरा रो निकाल के वहाँ पर एक बाम्बू लगा दिया था, जिसके डिके होने के बाद, मतलब टिपिकली जब ये बाम्बू लगाते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, सपोर्टिव माना जाता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग के फॉर्म में। तो वो लोग शायद उस जगह, उस टाइम पीरियड में जो 1000 साल पहले वहाँ जो लोग रहते थे वडनगर में, इस चीज़ को समझ चुके थे कि अगर भूकंप जैसी कोई आपदा आए तो उससे हमें अपने रहन सहन की जो आदतें हैं उसको कैसे चेंज करना है, हमारे जो घर बनाते हैं प्रैक्टिस है उसको कैसे चेंज करना है, और अडेप्ट करके शायद इसीलिए वो सर्वाइव करके आज तक कंटिन्यूस उस जगह को उन्होंने छोड़ा नहीं और वहाँ पे रह गए इतने सालों से। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा वडनगर के अलग अलग हिस्सों में की गई खुदाई से मिले अवशेषों ने वडनगर के बौद्ध धर्म, कला, संस्कृति और कृषि के इतिहास को हम तक पहुंचाया है, और इसी इतिहास ने बनाया है वडनगर को एक ऐतिहासिक शहर। Whenever we excavate inside, the benefit has to go to the local people, and by doing this type of developments, the government is making sure that it is not that this is an isolated work of archaeology, but these type of activities are also important, and they are important from the view of the development of the society, and this is a public private partnership. और हमने स्टडी में पाया
कि ड्यूरिंग अर्ली फेज फ्रॉम 200 BC टू 1300 AD द एग्रीकल्चर जो था वहाँ पे क्रॉस वाज डिपेंडेंट ऑन वीट, बार्ले, राइस एंड पल्सेस फ्रॉम 1300 जो मिडिवल वार्म पीरियड के बीच में आता, दैट मीन्स कि वहाँ पे अच्छी बारिश रही होगी और वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहा होगा। जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं 1300 AD से लेके 1800 AD तक, तो एकदम क्लाइमेट भी चेंज हुआ ग्लोबली बिकॉज लिटिल आइस एज है और उसमें कूल एंड ड्राई पीरियड होता है। तो अपने सस्टेनेंस के लिए लोगों ने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढलने के लिए अपनी क्लाइमेट क्रॉपिंग पैटर्न को शिफ्ट किया। तो उस क्रॉपिंग पैटर्न में क्या होता है, वो बाजरा, ज्वार और जो रागी मिलेट्स है इन पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। कि ऊपर से गायकवाड़ पीरियड से लेके शत्रप काल यानी आज से कंप्लीट 2000 साल तक के टाउन प्लानिंग को हम लोग वहाँ पे अध्ययन कर पाए। अम्बा घाट में अगेन हम फोर्टिफिकेशन वॉल यानी जैसे एक फोर्टिफाइड टाउन के अंदर किस तरह का लेआउट रहा है, उसके फोर्टिफिकेशन के निर्माण में उसमें कब उसमें रिपेयर किए गए हैं, एडिशंस किए गए हैं, कब वहाँ पे उसमें कोलैप्स हुआ है, ये सारों चीज़ों का हम लोग अध्ययन कर पाए यहाँ पर।